अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाविन क्लासेस। माय सेल्फ तारिक सर। कल के लेक्चर में जहाँ पे हमने कंक्लूड किया था वो था जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने पढ़े थे केमिकल बॉन्ड में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास, वीक बॉन्ड में से भी हमारे पास दो टाइप्स है। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा था हमारे पास वन टू वन फोर्सेस। तो यहाँ से हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास पहला जो आता है वो है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, या हम इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जिन कंपाउंड्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये बॉन्ड बन जाता है उनको हम इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवायलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द दिस बॉन्ड, यानी कि it is formed by the complete transfer of an electron from more electropositive atom to more electronegative atom. जो हमारे पास ये आयनिक बॉन्ड है, ये जो बनता है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो ये दो एटम के दरमियान बन जाता है, ठीक है ना। इसमें जो एक एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और दूसरा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसमें जनरली मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स। और अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करेंगे, इसमें तो नॉन मेटल्स होता है, हमारे पास होती है नॉन मेटल्स। अगर हम मेटल के केस पे देखेंगे, हमारे पास मेटल जो अगर हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ही ले लेंगे, ठीक है ना, या हमारे पास इनके पास क्या होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं काम, ये उन एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, किनको इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने में बहुत ही थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि इसमें फॉर उतनी एनर्जी लगती है, ठीक है ना। एक एटम को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एटम की बात करेंगे, अगर इसमें वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सात लेने उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर उस एक वो करता है काम, वो उसी एक को ही छोड़ता है, ठीक है ना, एक को ही लूज करता है। तो उसके लिए यही फायदा होता है कि वो उस एक को ही लूज करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटल्स के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और नॉन मेटल के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द सेंस, मतलब उनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की होती है। इसमें हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, वो हम इसमें जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसमें हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आयनिक बॉन्ड है, मैंने कहा कि इट इज formed by the complete transfer of electron from more electropositive atom to more electronegative atom. For example, अगर हम बात करेंगे NaCl मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम, ठीक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है, अगर हम इसकी बात करेंगे ये कैसे बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम हमारे पास है, ये आइसोलेटेड गैस एटम इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड गैस एटम है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 281 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 281। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड शेल इसकी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर जो Z है, इसका एटॉमिक नंबर वो है 11। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो ये क्या काम करता है, ये ऐसे करता है काम, ये यानी पॉजिटिव बनाता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ही छोड़ता है, ठीक है ना। तो यहां से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, 28, और यहां से इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो जाता है। अगर हम Cl की बात करेंगे, क्लोरीन की बात करेंगे, जो हमारे पास क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 287, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, यहाँ पे देखो इसके जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। यार ये आपने पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे मैं रिवाइज करता हूँ क्योंकि लेक्चर में फ्लो आ जाए।
क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सेकंड शेल है वो कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लाने बहुत ही मुश्किल है, इसलिए एक को ही छोड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक लाना इसके लिए आसानी होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना, ये इसमें ज्यादा होती है, किनमें, नॉन मेटलों में होती है। फिर इसका ऑर्डर भी अलग अलग है, किन में ज्यादा होता है, किन में कम होता है, ये हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहां से क्या हो जाता है काम, ये क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, इसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें बन जाता है क्लोरीन। जो इसका एटॉमिक नंबर, जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है 288। तो हमें जो बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे वो बन जाता है, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो हमें बन जाता है NaCl। तो यहाँ पे क्या काम करता है सीधे, ठीक है ना। तो NaCl में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो Na, अगर हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे NaCl में, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे दिखाएंगे हम। और यहाँ पे जो क्लोरीन हमारा होता है, इस पे 2 2 4 2 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हम अभी सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, लेविस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, उसमें हम समझेंगे ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाते हैं, फिर ऐसे आ जाता है NaCl। तो ये इसके दरमियान ऐसे बॉन्ड बन जाता है, ये फिर कैटायन बन जाता है, ये एनायन बन जाता है। तो ऐसे आप देखोगे कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसी में मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे, MgCl2 की बात करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे, ये डाइपास है, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आता है। जैसे कि हमारे पास है पहला ग्रुप, हमारे पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रिबेरियम, सीजियम, फ्रेंशियम है हमारे पास। और सेकंड ग्रुप में कौन कौन से हमारे पास, हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो जो ग्रुप नंबर होता है, इसका मतलब है अगर ये फर्स्ट है, अगर ग्रुप फर्स्ट है, इसका मतलब है इनका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही होता है। अगर ग्रुप नंबर सेकंड है, इसका मतलब है इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 ही होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, जो पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो हम पढ़ते हैं, जो ग्रुप नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो पीरियड होता है, जैसे कि ये पीरियड यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये नंबर ऑफ शेल्स। जैसे कि फर्स्ट पीरियड हो, एक शेल होगी। सेकंड पीरियड है, जैसे कि ऐसे पीरियड हमारे पास 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पीरियड रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट शेल को, सेकंड पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 2 शेल होंगे। जितने भी लेफ्ट टू राइट एटम्स हुए उनके पास 2 शेल होंगे। जैसे कि एटॉमिक नंबर 3 है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब है उनमें तीन शेल्स होंगे, हर एक एटम में 3 शेल होंगे। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो सकते हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्योंकि एटॉमिक जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो लेकिन शेल का जो इसमें जो शेल है, नंबर ऑफ शेल्स है, वो उतना ही रह जाएगी जितना पीरियड नंबर होगा। तो ऐसे ही इसमें केस है, जितना फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मैग्नीशियम जो होता है हमारे पास, ये क्या करता है काम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अगर यहां से हम ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाता है, इसमें जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो एटॉमिक नंबर 8 पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। तो यहां से क्या हो जाता है, ये ऐसे इसको, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 2 2 4 तो 6, तो यहां से इसको एक देता है, यहां से दूसरा देता है। तो ये बॉन्ड जो बनता है ये ऐसे बन जाता है Mg डाइपॉजिटिव होता है प्लस, हाँ, Mg टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये ऐसे इनके दरमियान बॉन्ड पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो लेकिन ये इसका +2 इसलिए चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको कंप्लीट ट्रांसफर किए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया Mg, तो ये इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल चार्ज जो इसमें होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये न्यूट्रल एटम होता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, सॉरी न्यूट्रल एटम नहीं होता है, तो एटम तो ये है। तो यहां से अगर हम दूसरा देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड कैसे बन जाते हैं,
तो NaCl की आपने एग्जांपल देखी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम। अगर हम इसकी बात करेंगे MgCl2 की कैसे बन जाता है, फॉर एग्जांपल MgCl2 की अगर हम बात करेंगे, MgCl2 में फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो हमारा होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है। तो इसका पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो थर्ड शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसका 12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ से एक क्लोरीन आता है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है ना, यहाँ से दूसरा क्लोरीन आते हैं, इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें लीविस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास क्लोरीन जो है इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन ऑर्डर टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या हो जाता है काम, मैंने कहा ना एटम्स तभी कंबाइन हो जाते हैं। क्यों कंबाइन हो जाते हैं, जब ये इसलिए कंबाइन होते हैं, एक तो इनको अपनी जो एनर्जी होती है, हाई एनर्जी, वो तो लूज करनी है, दूसरा ये चीज होता है कि इनमें ये चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट लाइक नोबल गैसेस की तरह, हमारा जो ऑक्टेट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या काम करता है, ये इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, और इसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहां से फॉर्मेशन हो जाती है MgCl2 की, ठीक है ना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो ये +2 में होता है, ये -2 में होता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ओवरऑल जो चार्ज होता है वो 0 होता है इस मॉलिक्यूल पे, MgCl2 पे जो 0 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो ये हमने समझा कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। तो इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दीज अपोजिट टू चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसको इसलिए हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जो ये आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड। इसमें देखो, पहले मैं इसको रब करता हूं, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। अच्छा, मैं लिखूंगा फैक्टर्स responsible for the formation of ionic bond। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर फर्स्ट, लो आयोनाइजेशन energy of metal, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, low ionization energy, there should be low ionization energy of metal या electropositive atom। number second electron gain enthalpy, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे भी, डेल्टा EGH, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थोड़ा बहुत ये आपस में सिमिलर है, इनको मैं समझाता हूं दोनों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो है, जो ओवरऑल लैटिस एनर्जी है, ठीक है ना, लैटिस एनर्जी है या लैटिस एंथैल्पी भी इसको बोलते हैं, वो भी हाई होनी चाहिए। ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई।
तो ये हमारे पास फैक्टर है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में क्या होना चाहिए, जो मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, ये भी हाई होनी चाहिए, जो लैटिस एनर्जी है ये भी हाई होनी चाहिए, तभी तो जो आयनिक बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो सकती है। अब यहां पे जो हमारा पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम समझेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फॉर एग्जांपल अभी हमें क्या करना है काम, अभी हमारे पास आइसोलेटेड गैसेस, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस है कोई, मतलब सोडियम है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप को ही लेते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। यहाँ पर बस दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। तो इनमें क्या है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सेकंड ग्रुप जो एलिमेंट्स है उनमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। अब हमें क्या होता है, मैंने कहा ना जो आयनिक बॉन्ड है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये नहीं है ना कि ये खुद ही लूज करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन खुद ही लूज करे। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको हम क्या करते हैं, इस एटम को, जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम को, उसको हम पहले आयोनाइज करते हैं। तो आयोनाइज कैसे करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जो यहां पे जो इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फिर बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं ना इसको, फिर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक एटम जो आइसोलेटेड गैस एटम, उसको कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आयनाइज हो जाए और वो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए आउटर मोस्ट शेल से, और हमें कैटायन मिल जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मिल जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारी है, अगर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required or needed to remove the outermost shell electron from an isolated gaseous atom to form cation is known as ionization energy। ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने लिखी, minimum amount of energy required to remove the outermost shell electron from an isolated gas atom to form the cation is known as isolation। कितनी कम से कम एनर्जी लगेगी हमें, जो एक एटम जैसे कि लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, उसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ग्रुप में, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे कम से कम कितनी एनर्जी जरूरत लगेगी उसको बाहर निकालने में, ताकि वो किसमें कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हम इसके जो फैक्टर्स देखेंगे, इफेक्टिंग फैक्टर्स देखेंगे, कैसे इफेक्ट हो जाते, किस किस फैक्टर से इफेक्ट हो जाते, अब हम वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे कि हम कह सकते हैं ना, अगर हम इसकी बात करेंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे, या हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को यहां से हमने इसको डिस्कस किया। अगर हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं यहां पे इसका जो टाइटल लिख रहा हूं, फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आई में लिखता हूं शॉर्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगा फर्स्ट ग्रुप की बात करूंगा, लिथियम है हमारे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है हमारे पास। अगर हम देखेंगे जब हम नीचे जाते हैं फ्रॉम टॉप टू
टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, इनका जो साइज है वो क्या इंक्रीज होता जा रहा है। जब साइज इंक्रीज होता जा रहा है, इसमें जो एटॉमिक रेडियस है, अभी हम आयनिक रेडियस नहीं बोल सकते क्योंकि अभी आइसोलेटेड गैस एटम में है, अभी हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला। तो जो इनके पास जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे 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 क्या होती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, इनक्रीज होती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इनमें बढ़ जाती है, लिथियम में, सोडियम में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स में 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 शेल है। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम देखेंगे इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी लग जाएगी तो किस में कम लग जाएगी, किस में कम लग जाएगी, सबसे कम इसमें लग जाएगी फ्रेंशियम में, सबसे ज्यादा लिथियम में लग जाएगी। लिथियम को कैटायन बनाने के लिए Li पॉजिटिव, या फ्रेंशियम को कैटायन बनाने के लिए Fr पॉजिटिव, या सीजियम को Cs पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगी, आयोनेशन एनर्जी, और सबसे कम इनमें लगेगी। इसमें कम क्यों लगेगी, आयोनेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जो आयोनेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, इसमें कम क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती है। इसमें जो आपका एक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। अगर हम सीजियम की बात करेंगे, क्योंकि सीजियम में, ये सीजियम का न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ शेल्स है, ये 6 शेल्स है, ये इसके ये 6 शेल्स है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो यहां से जो न्यूक्लियर चार्ज है जो फेल्ट इस पे हो जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं, तो यहां से क्या हो जाता है, जो इस शेल का जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होगा देन दिस देन दिस देन दिस, ठीक है ना। तो यहां पे शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट आता है। यहां पे जो न्यूक्लियस का चार्ज जो फेल्ट होता है इस पे वो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब है ये लूजली बाउंड होता है एज कंपेयर टू दिस शेल दिस शेल दिस शेल। तो इसका मतलब है इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें लगेगी, हमें जो इसमें हमें एनर्जी लगेगी इसको बाहर करने के लिए, आयोनाइज इस एटम को करने के लिए, वो बहुत कम लगेगी, क्योंकि यहां पे क्या आता है शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट होता है। तो हम कह सकते हैं ना फिर, तो हम यहां पे ये चीज कर सकते हैं ना, जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या हम ऐसे कह सकते हैं, सॉरी, जो हमारी एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नंबर फर्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है क्या, एटॉमिक रेडियस। नंबर फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, याद रखना। आपने देखा अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहां पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, देखा ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के तक जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूंगा, आयनिक रेडियस इनमें होगी, लिथियम पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो जो ही हम नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है जो ही एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो हमें इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत कम लगेगी, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज। ये अभी मैंने इसी में समझा दिया शील्डिंग इफेक्ट में। न्यूक्लियर चार्ज फॉर एग्जांपल, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर हम देखेंगे लिथियम है हमारे पास, सोडियम है हमारे पास, सॉरी लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है।
अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा लग जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा लग जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग जाएगी जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। अगर हम लिथियम के केस में देखेंगे एटॉमिक नंबर 3, मैग्नीशियम के केस में देखेंगे एटॉमिक नंबर 12, अल्युमिनियम के केस में देखेंगे एटॉमिक नंबर 13। तो इसमें यहाँ पे है 13 प्रोटॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है अल्युमिनियम के केस में, मैग्नीशियम में इससे ज्यादा है, लिथियम में इससे, अल्युमिनियम के केस में ज्यादा है, मैग्नीशियम के केस में इससे कम है, अल्युमिनियम से कम है, और लिथियम में मैग्नीशियम से कम है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सबका किससे ज्यादा है, अल्युमिनियम का। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेल्स में वो ज्यादा ही क्लोज होंगे एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, एज कंपेयर टू लिथियम। तो न्यूक्लियर हम कह सकते हैं ना फिर, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहां पे न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, पीरियड में जाएंगे, अलोंग ए पीरियड क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्योंकि क्यों बढ़ता है, यहां पे क्यों नहीं बढ़ता है, यहां पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, यहां पे नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है, इसमें भी ऐसे ही, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स, इसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 है, सॉरी एटॉमिक नंबर 3 है, नंबर ऑफ शेल्स 3, नंबर ऑफ शेल्स 3, नंबर ऑफ शेल्स 3, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, इसमें जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा होगी अल्युमिनियम के केस में। लेकिन जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसको बाहर निकालना है, क्योंकि अट्रैक्शन को जो अट्रैक्शन को कट करना है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का, उस पर जो न्यूक्लियर चार्ज जो फेल्ट करता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द अल्युमिनियम के, इन केस ऑफ अल्युमिनियम, वो ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें ज्यादा लग जाएगी। लेकिन मैग्नीशियम केस में उससे कम लगे और लिथियम केस में इससे कम है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अलोंग ए पेयर क्या हो जाती है, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीजेस, यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना, इंक्रीजेस। इसमें क्या था, डिक्रीज कर रहा था, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। नंबर 3 है हमारा, तो तीसरा है हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल, s p d f ऑर्बिटल्स हैं, ये होंगे। तो s जो शेल होती है, जो s सब शेल होती है, s ऑर्बिटल होता है, वो किसके क्लोज होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो इसका मतलब है इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज जो फेल्ट होता है इन इलेक्ट्रॉनों पे जो s शेल में होंगे वो बहुत ही क्लोज होंगे, देन p, देन d, देन f। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स f में होंगे, ठीक है ना, उनका जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का वो बहुत ही कम होगा। तो इसमें कम ही आयोनाइजेशन एनर्जी लग जाएगी उनको बाहर निकालने के लिए। तो s शेल बहुत ही क्लोज होती है न्यूक्लियस के साथ, तो इसमें क्या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें ज्यादा लग जाएगी। इसमें मैक्सिमम लिखूंगा मैं s शेल में, और f शेल में मिनिमम लिखूंगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे जो ही एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो ही L का वैल्यू बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या डिक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जैसे S P D ते F, L = 0, L = 1, L = 2, L = 3। तो S सब बिल्कुल क्लोज होती है न्यूक्लियस के साथ, देन P, देन D, देन F। तो इसका मतलब है जो क्लोज होगी न्यूक्लियस के साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही, मतलब उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो इसलिए इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है ना।